आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। रीट 2021 रीट की विज्ञप्ति आ गई है, नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, गाइडलाइन भी आ गई है, एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। तो सब कुछ आया हुआ है। बस एक नोटिस 11 तारीख को और आना है। तो रीट की तैयारी आप सब लोगों ने शुरू भी कर दी होगी। तो रीट की जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन है। तो हम एक रीट की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें रीट का जो हमारा नया बैच रहेगा, इस बैच में हम रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर, एजुकेशन साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसको CDP बोलते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, हिंदी भाषा यानी लैंग्वेज की बात करें, इससे संबंधित हम तमाम वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो रीट के एग्ज़ाम से पहले पहले आपको रीट का जो कंप्लीट रिवीजन है वो हम करवाएंगे। तो आज की इस क्लास में हमारी जो पहली क्लास है रीट से संबंधित, इस क्लास में हम रीट का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को पता है कि साइकोलॉजी है, लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज या जो भी आप लैंग्वेज लेते हो, और ख़ास करके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो साइकोलॉजी का पार्ट होता है वो मेन रोल रखता है। और वो चाहे लेवल 1 है या लेवल 2 है, सभी में आता है, कॉमन पार्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई लेवल 1 या लेवल 2 के लिए अलग बुक या अलग प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, लगभग सेम ही टॉपिक होते हैं। तो हम जो प्रीवियस ईयर 2012 का जो पेपर था उसमें साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से रीट में क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उनकी तैयारी कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी रीट के आरटेट से संबंधित हुए हैं लेवल 1 और 2 के, तो वो सारे आपको करवाएंगे, और कुछ नए प्रैक्टिस पेपर है वो भी करवाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन ये है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यवस्था कार्य करेगी। तो कार्यों को मूर्त रूप देना या मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना, स्व अध्याय या अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, यानी जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनके लिए कौन सी विरोचना कार्य करेगी। तो यहाँ इसका पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन वो सही हो जाएगा, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। यानी वो इस तरह के जो बालक है जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं उनको जो मूर्त रूप से समझाया जाए, उनको क्या कार्य करना है, किस तरह से उनको समझाया जाए। उनका जो मूर्त रूप है, मूर्त चिंतन है, वो उनका कार्य करता है। मूर्त बुद्धि उन लोगों में होती है, तो मूर्त रूप से उनको समझाना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। दूसरा है, नित्य ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास के लिए, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण के, इनमें से सभी। तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसमें से सभी उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो 1, 2 और 3 इसके तीनों उत्तर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई, यानी वर्तनी में वाचन में गणना में कठिनाई है, सामान्य बुद्धि उच्च अनुकूलनात्मक योग्यता निम्न में से किसकी विशेषता है। यानी इसमें आपको दो तरह की बात है वो बताई गई है। एक तो वर्तनी वाचन और गणना में उसको कठिनाई है, ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात है सामान्य बुद्धि है और अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता है। तो धीमी गति से सीखने वालों की होती है ये, औसत या सामान्य बुद्धि वालों की होती है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की होती है, या अधिगम निर्योग्य बालकों की होती है। तो ये जो विशेषता है अधिगम निर्योग्य बालकों की है। निर्योग्य मतलब जो योग्य नहीं है, अधिगम या अधिगम का मतलब सीखना होता है, जो सीखने में योग्यता हासिल नहीं कर पाते या सीखने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, अक्षम बालक है, उन बालकों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, फ एवं वह, मैं एवं नए अक्षरों की ध्वनि में अंतर न कर पाना। ठीक है, अधिगम की समस्या संबंधित है। तो निम्न में से अवधान केंद्रण है, अवधान का मतलब अटेंशन एक प्रकार से कह सकते हो आप, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है वो सही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। वो इन चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ पाता या इन ध्वनियों की पहचान नहीं कर पाता। यानी जो फ और वह ध्वनि है, मैं और नय ध्वनि है, तो मैं और नय ये हमारी जो नासिकीय ध्वनियाँ होती है, फ और वह दंतोष ध्वनियाँ होती है, इनको वो समझने में इनका अंतर नहीं कर पाता, इन दोनों को फर्क नहीं समझ पाता।
ठीक है, तो वो इनको एक ही प्रकार से समझ सकता है, समझ के पहचान सकता है, लेकिन इस प्रकार की समस्या है वो प्रत्यक्षीकरण की समस्या के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो ये गणना में लगा सकते हैं उसको, आपदा राहत कार्य में भी लगा सकते हैं, चुनाव संबंधी कार्य में ड्यूटी लग सकती है, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में उसकी ड्यूटी नहीं लग सकती। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो 5वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हमारा, योग्यता मूल्यांकन का उद्देश्य है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड न प्रदान करना ये नहीं होगा। ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा हो, ये भी इसका नहीं होगा। अगली इकाई के अनुदेश से या अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, तो ये भी इसका नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। अगला है राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया था। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। वाह, तो ये देखिए जो थ्योरी है, अधिगम की जो थ्योरी है, अधिगम के सिद्धांत है, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें देखिए, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इनमें से सभी। तो सभी नहीं है ये, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ये, जो पावलो का है। प्रयत्न प्रयास की ये थॉर्नडाइक का है। क्रिया ये स्किनर का है। तो दूसरा इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे है, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। 8वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो देखिए इनमें से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रवृत्ति क्रियाओं के अस्तित्व को, इनमें से सभी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पहला, 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, यानी संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनात्मक या के मूलभूत स्वभाव को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। दूसरा है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। चौथा है, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। इसमें पूछे कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये जो थर्ड ऑप्शन है ये देखिए आप लोग, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, तो ये नहीं है, ये इसका सही नहीं होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता भी, कोई भी इसका या किसी के पास इसका समाधान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। पहला ऑप्शन है इसमें, वह मजबूत भावनाएं, पसंदगी व नापसंदगी होती है उनकी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। अगला मैं आपको बताता हूँ, इसका ऑप्शन सही है वो जो अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है। और क्वेश्चन है, बहिर्मुखी जो विद्यार्थी होते हैं वो अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं। बहिर्मुखी, तो बहिर्मुखी जो व्यक्ति है वो अंतर्मुखी जो व्यक्ति वाले सोच वाले व्यक्ति होते हैं या बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे मजबूत होते हैं और पसंद नापसंद का भी उनका ध्यान होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी जो उनके मन ही मन होने वाली जो
होने की अपेक्षा अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो इसमें जो भिन्न होते हैं उनसे भिन्नता के आधार पर उनकी पहचान कर सकते हैं। यानी मन जो परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करता है, यानी वो कुंठित नहीं होते, कहने का मतलब है। और वो फिर क्या होते हैं, वो मजबूत होते हैं, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करने वाले होते हैं, पसंद नापसंद का ध्यान उनका होता है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा दूसरा है, वो इसका सही हो जाएगा। 10वें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्धिक कार्यों में नहीं डूबा रहता और बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर, ये तो अंतर्मुखी वो हो गया, मतलब वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता वहाँ पे। हाँ, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला है, एक संतुलित व्यक्तित्व तो वह है जिसमें ईगो सुपर ईगो ये तीनों चीज़ें हैं, वो आप याद कर लीजिए। इसके क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इदम या इद कह सकते हो, ईगो और सुपर ईगो यानी परम अहम की बात कर रहे हैं हम। तो ये तीनों ही क्वेश्चन जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, एक संतुलित व्यक्तित्व तो वह है जिसमें इदम, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, अहम के बीच पुनर्बल स्थापित किया जाता है। यानी जो इदम और अहम के बीच पुनर्बलन या पुनर्बल स्थापित किया जाता है या संतुलन स्थापित किया जाता है एक प्रकार से, तो वो इसकी सही स्थिति रहती है। दूसरा ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन देखिए, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। तो इसमें नेगेटिव पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अगला है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। ये दोनों बातें ठीक है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचा नहीं सकता। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास और वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है, वो रिपीट कर दिया गया है लगभग यहाँ। तो ये तो अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो तीसरा ऑप्शन इसका आ जाएगा, वही सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वों को अधिगम से अलग करती है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अभ्यास पर निर्भर करती है, प्रेरकों पर निर्भर करती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कौन सी विशेषता परिपक्व को, मेच्योरिटी को अधिगम से अलग करती है। तो ये तो एक स्वाभाविक जो है प्रक्रिया है, बिल्कुल नेचुरल है ये चीज़। पहला ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जाती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा तीसरा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, ठीक है। तो कौन सा संबंध नहीं है, ये बात पूछी गई है, इस संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, ये इसमें सही नहीं है। दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है, ठीक है। वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने हेतु अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो 15 का सही ऑप्शन है, ये पूछा गया है कि जो दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था से बेहतर होता है, कौन सा कथन इस बात के विपरीत है। चौथा है, ये विपरीत है, वो अपने समूह से लड़ाई नहीं करता बल्कि अपने जो समूह या दल है उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार से, या इस उम्र में वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त या मित्र बनाने पे, उनके भरोसा करने पे, उनके ऊपर सब कुछ लौटा देने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो अवस्था है वो दल या गैंग की अवस्था इसको कहा जाता है। तो ये बात इसके विपरीत है। अगला क्वेश्चन देखिए 16, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, यानी एक्शन रिसर्च का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन देखिए, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। शोधकर्ताओं,
द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता। यह परमापिकृत उपकरणों पर आधारित होता है। यह न्यायादर्श पर आधारित होता है। ये कहते हैं भी एक्शन रिसर्च है वो फंडामेंटल रिसर्च से किस प्रकार भिन्न है। तो ये पहला इसमें ऑप्शन आ जाएगा भाई, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों या प्रशासकों द्वारा किया जाता है। यही इसमें उत्तर है, पहला ऑप्शन सही है। क्रियात्मक अनुसंधान है, एक्शन रिसर्च क्या है, तो इसमें जो डेफिनेशन दी गई है ये है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण, यानी हाइपोथेसिस जो होती है का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। ये क्रियात्मक अनुसंधान क्रियात्मक उपकल्पनाओं पर का निर्माण समस्याओं के कारण पर आधारित होता है। अगला है राष्ट्रीय रूपरेखा या पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया या समर्थन दिया गया, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन देखिए, वस्तुओं का यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहित या प्रोत्साहन देगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही आ जाएगा। इनमें सारे ही ऑप्शन है वो सही हैं, तीनों ही। अगला है निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध नहीं है या उपयुक्त नहीं है। 19वां क्वेश्चन है भैया। पहला है वस्तुओं का प्रेक्षण करना व अवलोकनों को रिकॉर्ड या दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो 19वें नंबर का सही जो ऑप्शन है वो अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, अमूर्त चिंतन के द्वारा, यानी इसमें मतलब जो एक तरह से बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है विज्ञान विषय को समझिए, मतलब अध्यापकों में, डॉक्टर में, इंजीनियर में जो अमूर्त बुद्धि होती है उसी तरीके की बात की जा रही है, अमूर्त बुद्धि। अगला है 20वां, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। ऑप्शन देखिए, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, बैठने की लचीली व्यवस्था तैयार करता है, बनाता है, विभिन्न कक्षाओं में एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा चौथा, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। ये एक बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के लिए सहमत नहीं है, आयु और योग्यता के आधार पर समान होना। अगला क्वेश्चन है 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। पहला ऑप्शन है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उनकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य है जो उस व्यक्ति के द्वारा किए जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। यही ऑप्शन इसमें पहला ही सही हो जाएगा, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी आरंभ कर दी। इसमें यह पूछा है कि कौन सा अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। अब देखिए, कृष्णा ने नृत्य का जो
समय है वो 1 घंटे से 2 घंटे बढ़ाया, यानी उसको कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा, उसको रुचि बनी होगी, उसको मोटिवेशन मिला होगा, तो तभी उसने इसका जो है वैसा किया है। और तीसरा अगर हम बात करें, राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की का मतलब उसने उसको चीज़ को आगे बढ़ाया है, मतलब यहाँ भी उसको मोटिवेशन मिला है। जॉन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी आरंभ कर दी, तो यहाँ तो सीधे डायरेक्ट बात की गई है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, उत्तर हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था, यानी उसको यहीं से जो एक प्रकार से उसने कार्य शुरू किया है, यानी अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। अभिप्रेरणा का परिणाम का मतलब बाद में किसी चीज़ में वृद्धि होना, किसी चीज़ में किसी कार्य को करने में पहले से ज़्यादा मतलब अच्छे प्रकार से वो कर पाता है। तो बाकी 3 एग्जाम्पल इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये वाला गलत है। इसमें निम्न में से एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा, प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा, इनमें से कौन सा है या क्या कार्य करेगा? विद्यार्थी के अवधान का मतलब ध्यान से लिया गया, अटेंशन से। विद्यार्थी के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करना। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्राप्त करता है, प्रदान करता है। तो निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं एवं कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। अगला है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन खाकर मुंह में लार का आना, चढ़ना, भागना, फेंकना 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था में, इनमें से सभी कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है, समझ सीखने को प्रदर्शित करता है? तो सभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना ये अधिगम नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है। चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ये तो एक विकास की वृद्धि की अवस्था है, प्रक्रिया है। तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना ये अधिगम का आता है दायरे में, तो ये मतलब सीखा है उसने, तो ये आ जाएगा उत्तर इसका। 25 का है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण है चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा। चिंतन की प्रक्रिया में पूछा गया है, तो यहाँ पे जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो आ जाएगा मांसपेशियां क्रियाएं। अगला है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। देखिए, अंतर्व्यक्तिक और एक अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक का मतलब होता है अंतर्व्यक्तिक, ये का मतलब एक ही व्यक्ति यानी अपने ही अंदर या खुद के अंदर, और अंतर्व्यक्ति का मतलब इसकी तुलना है वो दूसरे से की गई है। अंतर्व्यक्ति के अंदर 2 अलग अलग व्यक्तियों की बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। तो इसमें जो ऑप्शन सही कौन सा होगा ये पूछा गया है। दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना, मिलते जुलते समय में उनको उदासी का एवं पछतावे में भेद कर पाना, दूसरों के विचारों में व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना, दूसरे के मूड को भांपना। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है इसमें। मिलते जुलते समय एवं उदासी एवं पछतावे में भेद कर पाना, 2 व्यक्तियों की बुद्धि के मतलब जो है व्यवहार है उसको प्रदर्शित कौन सा करता है? तो मिलते जुलते संवेग हैं, उदासी है, पछतावा है, तो ये सारी चीज़ें अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को मतलब उसमें आते हैं। निम्न में से कौन सी विरचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? विद्यार्थियों को बताया कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। तीसरा है, लड़कों को समस्याओं के समाधान और विषयों पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। लड़के और लड़कियां
लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के सम्मत सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, निम्न में से कौन सी विरोचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना की विपरीत है? विपरीत पूछा है तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा इसमें। लड़कों को समस्या के या समस्याओं के समाधान और विषयों पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। लड़कों को, केवल लड़कों को जिक्र किया गया है यहाँ पे, तो लैंगिक भिन्नता या समता की भावना के विपरीत है ये चीज। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंख के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्यों के आधार पर। एक अध्यापक किसी भी समूह में, किसी भी समूह का मतलब वो अलग अलग समुदाय में जाता है, तो भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो अलग समाज की यहाँ पे बात की गई है, तो भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। अगला है, सृजनशील या सर्जनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार केंद्रित। सृजनशीलता के पोषण हेतु, सृजनशीलता का मतलब होता है कुछ नया निर्माण करना, कुछ नया सीखना, ठीक है। तो नया कार्य तभी सीखेगा वो जब उसका जो कार्य पर केंद्रित रहेगा, ठीक है। तो कार्य केंद्रित इसका उत्तर आ जाएगा। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को लगातार कार्य केंद्रित या उस मतलब चीज़ पर उसको फोकस है वो रखना चाहिए। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? यानी सामाजिक रूप से वंचित जो वर्ग है उनकी नहीं है। पहला है, बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रतिभाशाली ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, व्यापार एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो ये इनके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। ये सामाजिक रूप से वंचित बालकों की विशेषता है, वो नहीं है। तो ये रीट 2012 का जो लेवल 1 का पेपर था TRT लेवल का, तो उसका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इसके बाद में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है वो लेके आते रहेंगे। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू।